जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था 14.1 उसके होपफुली आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बाकी जो रह गए थे क्वेश्चंस उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। 8th भी सेम इसी तरह का ही 7th की तरह का क्वेश्चन है। बाकी 9 और 10 में से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12, 11 मैंने ये किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें आप। जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 e की पावर में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। अगेन जब आप इसकी डोमेन की बात करेंगे तो आपको एक्स वाई प्लेन को सामने रखना होगा। तो एक्स वाई प्लेन में आप देखेंगे, अगर आप कोई भी पॉइंट 0 0 भी पुट करते हैं तो यानी ओरिजिन अगर आप पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा सारा 0। तो e की पावर 0 मीन्स 1। तो अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट जिसमें y 0 होता है और x नॉन 0 होगा, तब भी अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनाइट वैल्यूज आएंगी। यानी कि e की पावर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है 1 ओवर e की पावर। तो एक्स वाई प्लेन में बेशक आप एक्स एक्सिस के पॉइंट्स या वाई एक्सिस के पॉइंट्स या फिर क्वाड्रेंट्स में से कोई भी पॉइंट पुट करें, तो ये वाला फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड होगा। इसलिए ये लिखा हुआ है कि सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स, सो डोमेन इज होल एक्स वाई प्लेन। अच्छा, रेंज की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रेंज के लिए फंक्शन को दोबारा लिखें और e की पावर नेगेटिव को 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। अब डोमेन में सारे पॉइंट्स है ना, एक्स वाई यानी ओरिजिन भी है। तो अगर आप इन पर्टिकुलर अगर आप ओरिजिन चूज करते हैं तो 1 ओवर ई की पावर 0, तो 1 ओवर ई की पावर 1, तो आंसर 1। तो इसका मतलब है बाकी इसके अलावा कोई भी पॉइंट पुट करें, यानी एक ऑप्शन यही थी कि 0 0 पुट करेंगे तो कोई अनडिफाइंड आंसर आ जाए। तो 0 0 पुट करने से आपके पास आंसर 1 आ रहा है। एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव एंड कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, ये आप देखिएगा, फंक्शन अगर एक्स और वाई जो भी आप इनपुट पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर समथिंग। ई की पावर में एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं या पॉजिटिव, तो स्क्वायर की वजह से ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। और ये जब टर्म पॉजिटिव आएगी तो ई की पावर में पॉजिटिव का नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। और जैसे-जैसे आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएँगे तो ई की पावर में टर्म्स बढ़ती जाएँगी तो आंसर बढ़ता ही जाएगा। तब ये नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1 के नीचे अगर आपके पास बहुत बड़ी टर्म है तो ये आंसर 0 के नियरेस्ट आता जाता है। यानी कि एक तो ये चीज़ कि आप एक्स, वाई की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। और 1 ओवर की वजह से ये वैल्यूज़ अगर नीचे बढ़ती जा रही हैं, तो 1 ओवर बहुत बड़ी वैल्यू मीन्स कि आंसर 0 के नियरेस्ट आ रहा है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स दिस फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव एंड कन्वर्जेस टू 0। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम यानी कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम इसकी वैल्यू आएगी 0। मैक्सिमम 1 का मतलब ये है कि ई पावर में है ना, देखिए 1 ओवर बेशक आप एक्स और वाई की वैल्यूज थाउजेंड्स या 100 या 100,000 पुट करते हैं, लेकिन ये चूंकि ई 1 के नीचे है तो इसका आंसर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम आंसर आएगा 1 और मिनिमम आंसर 0, क्योंकि नीचे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो 1 ओवर 10, 1 ओवर 20, 1 ओवर 100, 1 ओवर 1000, 1 ओवर में बढ़ती वैल्यूज हैं, इसलिए इसका आंसर 0 को पुश होगा। तो मैक्सिमम 1 ओवर 1 की वजह से मैक्सिमम इसका आंसर 1 और मिनिमम 0, इसलिए इसकी रेंज जो होगी वो 0 से 1 होगी। तो इसका खास कर रखिएगा। अच्छा, रेंज हमने डिफाइन कर ली। अब हमने लेवल कर्व की बात करनी है। तो लेवल कर्व के लिए जो लास्ट टाइम हमने बताया था, डिस्कस किया था कि फंक्शन को कांस्टेंट के इक्वल पुट करना है, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि e की पावर में नेगेटिव है तो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगी फॉर्म। अगर आप ये फ्रैक्शन खत्म करते हैं तो ये c आ जाएगा 1 ओवर c, 1 ओवर c की फॉर्म में बन जाएगा। यानी कि ये उसको आप रिवर्स करते हैं, 1 ओवर यानी ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और c आ जाएगा 1 ओवर c। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो रेंज है, जो आप रेंज डिफाइन करते हैं तो लेवल कर्व में जो कांस्टेंट है वो इसी रेंज में डिपेंड करता है। तो इसलिए
सी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब सी को अगर हम एक और कांस्टेंट का नाम देते हैं C1 और ई खत्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है? लॉग। तो यहाँ शायद मैंने गलती शायद इसमें एक ये चीज़ मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये इसमें थोड़ी-सी करेक्शन आप कर लीजिएगा। ई खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना होता है। तो ये C1 का ये लॉग आएगा, ई नहीं आएगा, सॉरी ये गलती है। तो लॉग ऑफ C1 को आप पुट करेंगे C2, ठीक है जी? अब C2 की वैल्यू अगर सपोज़ कर लेते हैं C2 आपके पास कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हमें देखनी होती हैं। अगर C2 की वैल्यू 0 सपोज़ कर लेते हैं कि 0 अगर होती पॉसिबल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको अगर आप एक्स की जगह पुट करें, वाई की जगह पुट करें और उसका सम करें तो वहाँ से 0 आ जाए। तो ये उसी वक़्त पॉसिबल है जब एक्स भी 0 हो तो वाई भी 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि लेवल कर्व जो है वो ओरिजिन है इटसेल्फ, ठीक है? अ, यानी कि अगर आपके पास सी कांस्टेंट 0 आ जाएगा, तो लेवल कर्व सिर्फ एक पॉइंट आएगा और अगर सी 0 ना हो, तो C2 की वैल्यू जब आप ऊपर देखेंगे तो वो पॉज़िटिव ही आ रही होंगी, क्योंकि C2 जो है वो log ऑफ C1 है, log ऑफ C1 यहाँ पर मैंने बताया था कि e की पावर C1 की जगह log ऑफ C1 लिख दीजिएगा। तो जब C1 की जो भी रेंज है, C1 है ना 0-1 के दरमियान, तो 1/C जो होगा, वो आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज़ पॉज़िटिव ही आ रही होंगी। तो log ऑफ C की वैल्यूज़ भी पॉज़िटिव, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स कि ये सारे के सारे सर्कल्स हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियाई जो है वो कोई नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 0। तो ये इसका लेवल कर्व भी हो गया। इसी तरह 11th क्वेश्चन में साइन इनवर्स इन्वॉल्व है। तो साइन इनवर्स में ये एक रिजल्ट होता है कि अगर y इक्वल टू साइन ऑफ x हो, तो उसकी x की जो वैल्यूज़ हैं ये डोमेन है और डोमेन में आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करते हैं तो साइन ऑफ x का कोई ना कोई आंसर फाइनाइट आएगा। अच्छा, अब इस केस में x जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। x की आप बेशक इन्फिनिटी भी पुट कर देंगे ना, तो साइन ऑफ इन्फिनिटी भी एक नंबर आएगा जो -1 और 1 के दरमियान आएगा। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करना होगा। तो x इक्वल होएगा साइन इनवर्स। अब इस केस में इस फंक्शन में जो डोमेन है वो y की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन ऑफ x में x था बिटवीन यानी x था ऑल रियल नंबर्स यानी x कैन टेक एनी रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस केस में y की वैल्यू थी -1 के दर 1 और -1 और 1 के दरमियान। जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर ये डोमेन y जो इस फंक्शन की रेंज थी ना -1 से 1 वो इसकी डोमेन बन जाएगी। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ y का मतलब है वही डोमेन इस फंक्शन की है -1 और 1 के दरमियान। अच्छा, अब हम साइन इनवर्स की जो बात हम इन जनरल बात करने के बाद हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स। इसका मतलब है इस y माइनस एक्स की जो रेंज है वो है -1 और 1 के दरमियान। जैसे यहाँ साइन इनवर्स ऑफ y था ना, तो y जो है वो होगा -1 और 1 के दरमियान। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स का मतलब है y माइनस एक्स की वैल्यू होगी -1 और 1 के दरमियान। अच्छा, अब ये होगी जी डोमेन, क्योंकि फंक्शन फंक्शन ने जो डिफाइंड था फंक्शन, वो बेसिकली था y माइनस एक्स की फॉर्म में। तो y माइनस एक्स की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम होती है 1। इसलिए ये फंक्शन की जो डोमेन है वो है -1 और 1 के दरमियान। अच्छा, रेंज के लिए ये जो डोमेन अभी डिफाइन की है इसको एज़ इट इज़ लिखें और दोनों तरफ के हमारे पास फंक्शन ओरिजिनल होना चाहिए ना साइन इनवर्स, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि टेक अप्लाई साइन इनवर्स टू ऑल साइड्स यानी -1 का साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स और 1 का साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ -1 यानी कि साइन किस एंगल पर -1 होता है, वो होता है -π/2 पे और ये टर्म एज़ इट इज़ लिखे रहने दें और साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी साइन किस एंगल पर 1 आएगा 90 पे यानी π/2 पे। तो ये जो मिड वाली टर्म है ये बेसिकली है फंक्शन। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी डोमेन आप जो मर्ज़ी पुट करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π/2 और मिनिमम वैल्यू आ रही है -π/2। तो इसका मतलब है इसकी रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन -π/2 इक्वल का साइन होने की वजह से ये क्लोज़ ब्रैकेट और π/2 तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब लेवल कर्व के लिए अगेन वही स्टेप कि फंक्शन को आप कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे और ये कांस्टेंट की वैल्यू रेंज के दरमियान होती है कि सी जो है होगा वो होगा -π/2 और π/2 के दरमियान।
अब फंक्शन की वैल्यू पुट करें, साइन इनवर्स खत्म करने के लिए दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हैं, तो y माइनस एक्स इक्वल टू साइन, कौन सी की वैल्यू है इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, जब आप साइन सी पे अप्लाई करेंगे, साइन माइनस पाई बाई टू का मतलब है -1 और साइन पाई बाई टू का मतलब है 1, तो इस केस में साइन ऑफ सी जो कांस्टेंट है इसका आंसर आएगा -1 और 1 के दरमियान, इसको आप C1 का नाम दे दें। तो ये है जी आपके पास लेवल कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये लेवल कर्व एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप इसकी 1 है और C1 की वैल्यू इसके दरमियान है। तो ये है जी इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स, साइन इनवर्स या कोसाइन इनवर्स ये आपने पहले भी इंटर में भी पढ़े थे और CAG में भी पढ़ाया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी रीजनिंग ये देख लीजिएगा कि एज टेन इनवर्स y ओवर x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग डिवाइड बाय 0 मींस अनडिफाइंड, टेन इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड तो ये हमारे पास इसकी रिस्ट्रिक्शन है, यानी अनडिफाइंड वाली फॉर्म की वजह से, इसलिए टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल द पॉइंट्स इन xy प्लेन एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, जी बेटा क्लियर है। x इज 0 कब होता है, जब y एक्सिस इन्वॉल्व होता है, y एक्सिस बेसिकली डोमेन में शामिल नहीं होता। अच्छा, रेंज के लिए अब ये एक सिंपल सा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर y इक्वल टू टेन ऑफ x हो और x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लें, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में, अच्छा ये रख दोबारा देखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स का ग्राफ बेसिकली इस तरह होता है, पाई बाय टू, यानी टेन किस पर अनडिफाइंड होगा, पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे, या थ्री पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो पाई बाय टू के नियरेस्ट वैल्यू जब आप टेन की फाइंड करेंगे ना, तो वो इन्फिनिटी की तरफ फोर्स करी होती है, यानी कि टेन जीरो पे जीरो, जैसे ही 0 और 90 के दरमियान आप एंगल्स बढ़ाते जाएंगे, 0 और 90 के दरमियान 30 फिर 45 फिर 60, इवन के 90 के नियरेस्ट आते जाएंगे तो वैल्यूज बहुत ही बड़ी आती जाएंगी। इसी तरह 0 से पीछे -30 -45, यानी यहाँ पर -90 से नियरेस्ट जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ग्राफ नीचे आता जाएगा और इवन के बहुत बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाय टू के बाद यहाँ पर आएगा -3 पाई बाय टू, तो उसके दरमियान भी ये नहीं, ये टेन का ग्राफ है बेसिकली। तो इसी टेन के ग्राफ को देखकर ये y जो है ये है रेंज, y रेंज का मतलब है y की वैल्यूज, यानी डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस और रेंज का मतलब होता है y एक्सिस। तो x की वैल्यू बेशक आप माइनस इन्फिनिटी से, यानी आप देखें यहाँ पर, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जो जो वैल्यूज हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ इम्पोर्टेंट है कि x की वैल्यूज, अगर आप कुछ याद हो कि इस टेन की वैल्यूज होती हैं सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यूज विच आर नॉट इक्वल टू पाई बाय टू और पाई बाय टू का मल्टीपल, क्योंकि टेन पाई बाय टू पे होता है अनडिफाइंड। ठीक है, और इस केस में y, यानी ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है टेन का, ये पाई बाय टू के साथ साथ जो लाइन है इसके साथ साथ ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका मतलब है y की जो रेंज है अपवर्ड वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, और इस तरह ग्राफ जो नीचे आ रहा है इसका मतलब है नीचे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में y की वैल्यूज होंगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डोमेन डिफाइंड होगी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू पाई बाय टू और पाई बाय टू मल्टीपल्स। अब इसको x को, और यानी इस दोनों, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे अगर आप टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y। अब इस केस में इसकी जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, यानी इसकी रेंज थी ना माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो इसकी रेंज डोमेन बन गई माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर डोमेन y की वैल्यू आप पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो आउटपुट जो है वो x है, x की वैल्यू सिर्फ माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान ही रहेगी, यानी कि अगर y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स का जब इन्वर्स लेते हैं तो उस केस में y है डोमेन, y डोमेन का मतलब है माइनस इन्फिनिटी। जब आप माइनस इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस पाई बाय टू,
यानी इसकी मिनिमम वैल्यू, जब आप मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर मिनिमम आएगा -π/2। अगर इसकी मैक्सिमम y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव होता है π/2। इसलिए ये रिजल्ट बेसिक आपने ध्यान में रखना है कि अगर y इक्वल टू tan ऑफ x हो और यहाँ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y हो, तो इस चीज बेस पे हम अब गिवन जो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, अब देखें tan इनवर्स ऑफ y, जी बड़ा आप ये देखिएगा tan इनवर्स ऑफ y की सारी जो आउटपुट है वो होगी -π/2 और π/2 के दरमियान। इसलिए tan इनवर्स ऑफ y ओवर x का कहा जाए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी π/2 और मिनिमम होगी -π/2। तो ये इसकी आ गई रेंज। अच्छा, अब लेवल कर्व के लिए वही काम, फंक्शन को कांस्टेंट, फंक्शन की वैल्यू और tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, दोनों खत्म करेंगे के लिए दोनों तरफ tan अप्लाई करें, तो ये tan और tan इनवर्स खत्म, y ओवर x इक्वल टू tan c। कांस्टेंट c हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि दिस इज इन बिटवीन -π/2 टू π/2, तो ये कांस्टेंट है, इसको आप c1 का नाम देते हैं। तो ये y ओवर x को आप c1 के साथ कंबाइन कर लेंगे तो ये अगेन ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है लेवल कर्व्स और ऑल दी स्ट्रेट लाइंस विद स्लोप, तो आप यहाँ मेंशन ना करें बेशक, विद c1 एनी रियल नंबर, यानी यहाँ पर जो c1 है कोई भी रियल नंबर है इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि c की वैल्यू ये थी ना π/2 -π/2 और π/2 के दरमियान, तो c1 बेसिकली है tan ऑफ c। tan ऑफ -π/2 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी, tan ऑफ π/2 का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो c1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये अब आपकी एक्सरसाइज जो थी 12.2 14.1 ये कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ तक आपने बस क्वेश्चंस करने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिट्स वाला। जी बेटा, लिमिट्स में लिमिट्स और एंड कंटिन्यूटी, ये टॉपिक आपने सिंपल फॉर्म्स में पढ़ा हुआ था पहले। अब हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़नी है हायर डायमेंशन के लिए, यानी जहाँ पर डोमेन्स की वेरिएबल्स 2 हों या 3 हों या 4 हों। तो डेफिनेशन बेसिकली वही है, ठीक है, डेफिनेशन वही है। ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ हर प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये है कि वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स वाई साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जब यूज होंगी तो मैं आपको साथ साथ बताता चाहूँगा। अच्छा बेटा, अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। जो लिमिट का बेसिक रूल है ना, बेसिकली हमने वही अप्लाई करना है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जैसे ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, यानी ऊपर भी एक एक्स और वाई की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स और वाई की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन गिवन है, और इस सारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं 2 इन्वॉल्व, एक्स और वाई। अगर कहा जाए कि फाइंड द लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 1, तो जब भी एक रूल है लिमिट का, जो आपने पहले फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें भी यही रूल था, जब भी किसी एक्सप्रेशन यानी फ्रैक्शन वाली फॉर्म की लिमिट फाइंड करनी हो, तो इसमें सबसे पहला ये हम काम करते हैं, एक्स जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है ना उसको एज इट इज पुट करके देखें रफली। अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो 0 पुट करें यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो 1 पुट करें। अगर x और y की दोनों वैल्यूज पुट करके देखें, क्या ऊपर 0 और नीचे 0, यानी 0 वाली फॉर्म नहीं बन रही, यानी कि कोई ऊपर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करने से ऊपर भी कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है, नीचे भी फाइनाइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब है इसकी लिमिट एवेलुएट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी, डायरेक्टली आप x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करें और आपको बस आंसर आ जाएगा -3, जैसे ये आंसर आ गया। सेम वे में आप इस एक्सप्रेशन में भी x को 3 पुट करें, y को -4 पुट करें, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली दोनों को फाइनाइट नंबर आएगा। तो लिमिट के जो बेसिक रूल्स ये हैं कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में x और y की वैल्यूज की कोई लिमिट्स गिवन हो, रफली आप चेक कर लें पुट करके कि दोनों वैल्यूज पुट करने से ऊपर और नीचे 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर ऊपर या नीचे कोई एक फाइनाइट नंबर आ रहा है और दूसरा 0 आ रहा है, तब भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर भी फाइनाइट आ रहा है और नीचे भी फाइनाइट आ रहा है, तब भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी कंसेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड और तरीके से करते हैं, यहाँ देखें। अब इस एग्जांपल में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को 0 पुट करें ऊपर और y को भी 0 पुट करें, तो 0 पुट करने से आंसर ये ऊपर सारा 0 आ जाएगा
और नीचे पुट करने से भी 0 आ जाएगा, तो ये बनती है फॉर्म 0/0। तो 0/0 वाली फॉर्म बन गई, इसका मतलब है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको सिम्प्लीफाई करना है। अब सिम्प्लीफाई करने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप ऊपर से x कॉमन लेकर एग्ज़ैक्टली नीचे वाली फॉर्म बना लें ऊपर, या फिर नीचे वाली फॉर्म की प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यानी रैशनलाइज़। जब डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद सिम्प्लीफाई करेंगे, तो जो फाइनल फॉर्म बचेगी, जैसे ये देखें, ये सिम्प्लीफाई करने के बाद ये वाली फॉर्म बची, x माइनस y कैंसल हो गया और फाइनल फॉर्म ये वाली बच गई, नीचे वाली। अब इस फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से देखें अगेन 0/0 वाली फॉर्म नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट आंसर 0 आ रहा है, तो ये इसकी लिमिट है। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्दर एक एग्जांपल देखें आप। अब अब ये एग्जांपल ऐसी है जिसमें x को 0 पुट करने से ऊपर वाली टर्म 0 आ रही है और y को भी 0 पुट करने से नीचे भी 0 आ रहा है, यानी ये 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। लेकिन अब हम कोशिश ये करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, कि इसको हम सिम्प्लीफाई करें, यानी ऊपर के फैक्टर्स बना लें या नीचे के फैक्टर्स बना लें। लेकिन ये वाली फॉर्म एक ऐसी है जिसमें ना ऊपर वाले को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, ना नीचे वाले को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? ये इम्पोर्टेंट है काम। उसके लिए ज़रा आप देखें व्हाइट बोर्ड पे हैं। जी बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जिस तरह ये भी फॉर्म गिवन थी 4xy² और x² प्लस y² और लिमिट गिवन है एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0/0। तो पहले दूसरा दो मैंने वे बताया, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं या सिंप्लीफाई करें। अब इस केस में सिंप्लीफाई नहीं पॉसिबल। अच्छा, अब ये हम करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई पॉइंट कोई एक सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट आपके पास एक्स और वाई, और गिवन कंडीशन जो लिमिट है वो क्या है कि दिस इज अप्रोचिंग टू पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाले जो पॉइंट है, ये इस अप्रोच को अप्रोच, सॉरी, इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है थ्रू द लाइन। जब आपने एफएससी में पढ़ा था कि एक लाइन अगर ओरिजिन में से पास करी हो तो उसकी इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू एम एक्स, और अगर लाइन ओरिजिन में से पास ना करी, सपोज करें अगर आपके पास हो एक लाइन जो ओरिजिन के अलावा कहीं और पॉइंट से पास कर रही हो, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी ये सी अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो ये लाइन ओरिजिन की आ जाती है। तो वही एग्जांपल ये वाली है। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स वाई सपोज कर रहा है 0/0 को, आप सपोज कर लें कि दिस लिमिट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। यानी कि सपोज कर लेंगे कि दिस पॉइंट अप्रोचिंग टू द पॉइंट 0/0 बाय द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। इसका फायदा ये होगा कि एक तो ये दोनों लिमिट्स की जगह सिर्फ एक लिमिट आ जाएगी, और इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, नीचे भी पुट करेंगे, तो सारे का सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा x में। और यहाँ पर भी इन दोनों लिमिट्स की बजाय सिर्फ x की लिमिट आ जाएगी, x अप्रोचिंग टू 0। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो वही बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ी हुई कंडीशन। तो इसमें सिर्फ हम जो कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस में जब लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर लिमिट अप्लाई करने से और नीचे अप्लाई करने से आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही हो तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसको फैक्टर्स बनाएं या सिंप्लीफाई करें, या इसको फैक्टर्स बनाएं या सिंप्लीफाई करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपने ये करना सोल्यूशन में कि लेट, सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे ना, यानी ये सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे कि सपोज कि एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0/0 बाय द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, यानी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिमिट एज इट इज फॉर x, y की जगह लिखेंगे एम एक्स, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एज इट इज, और एम एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ x इन्वॉल्व है, नीचे भी x इन्वॉल्व है, इन दोनों लिमिट्स की बजाय हम सिर्फ यहाँ पर x की लिमिट अप्लाई कर लिख देंगे, x अप्रोचिंग टू 0। बाकी वर्किंग आप आसानी से आप कर सकते हैं कि आप ऊपर सिंप्लीफाई करें, ऊपर में से एक्स कॉमन लें, नीचे में से एक्स कॉमन लें, कैंसिल आउट करते हैं, तो बाद में मजीद सिंप्लीफाई ना हो तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करते हैं।
तो ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है, इसी बेस पे हमने क्वेश्चंस पुश करते हैं सॉल्व। अब वो क्वेश्चंस किस तरह करते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, ये एग्जांपल ये वाली जो एग्जांपल की सॉल्यूशन की फॉर्म है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस तरीके से ना करें, तो दूसरे तरीके से करिएगा। मैं आई थिंक ये नोट्स में मैंने ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। अच्छा जी, अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, कि अगर एक फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो फंक्शन गिवन है उसमें डायरेक्टली ये पॉइंट पुट करते हैं, और आपके पास जो आंसर आए वो फाइनाइट आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज डिफाइंड एट द पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इस पॉइंट की लिमिट फाइंड कर लें। लिमिट फाइंड करने का भी मैंने अभी आपको बताया। जो पहले पॉइंट में आपने आंसर फाइंड किया और जो दूसरे पॉइंट में आंसर फाइंड किया है, इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है कि लिमिट का जो आंसर है और फंक्शन की वैल्यू में पॉइंट पुट करने से जो आंसर आ रहा है, ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए। अगर ये वेरीफाई हो जाए तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन। अच्छा, अब हम फर्दर एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल शायद आई थिंक मैंने सॉल्व की नहीं है, बुक से ही करता हूँ। फिलहाल एक दो एग्जांपल जो हैं वो हम, ये जैसे 5 एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस बाद में कर लेते हैं। फिलहाल आप आए एक्सरसाइज, ये हाँ एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है सारी। ये वाली एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि 4xy² में हम यहाँ लिखेंगे सपोज xy पोजिशन टू 0 0 थ्रू दी लाइन y इक्वल टू mx, यानी कि ये डायग्राम बना दी, और ऊपर वाली फॉर्म में y की जगह mx पुट किया, नीचे भी mx पुट किया, और x y पोजिशन टू 0 0 दोनों लिमिट्स अप्लाई करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर y नहीं है ना, तो ये दोनों y की वैल्यू इन्वॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली लिख लें x अपोजिशन टू 0, क्योंकि y खत्म हो गया यहाँ पर। अब ये वाली फॉर्म में ऊपर से x कॉमन लें, नीचे में से x कॉमन लें, कैंसिल आउट करते हैं तो फाइनली ये फॉर्म आ रही है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अपोजिशन टू 0 मींस के ये 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू ऑलवेज गिव्स आंसर 0। इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन था वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी लिमिट का आंसर है 0। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है जी, ये बेटा ये देखें, शो दैट फंक्शन, शो दैट, ये मैंने वर्डिंग नहीं लिखी सही, आप बुक में से देख लीजिएगा वर्डिंग एग्जांपल की, ये वर्डिंग ऊपर की बना। हाँ जी, शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओरिजिन पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसकी। अब आप इस पे आए, तो कंटिन्यूटी के लिए जो 3 पॉइंट्स अभी मैंने बोले थे, ये आप याद रखिएगा। कंटिन्यूटी के लिए ये आपने खास क्या रखना है इसका, ये 3 पॉइंट्स को वेरीफाई करना जरूरी है। सबसे पहले गिवन फंक्शन में पॉइंट पुट कर देना है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना, उस पॉइंट को हम पुट करेंगे। तो देखें, ये फंक्शन में हेयर यहाँ डिफाइंड भी है कि अगर एक्स वाई 0 0 हो तो ये फंक्शन की वैल्यू होगी 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब ये है कि x और y की जगह 0 0 पुट किया तो आंसर 0 आ रहा है। ये ऑलरेडी गिवन था, ये पहला पॉइंट हो गया। यानी वो जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है ना पहला, ये वाला फंक्शन में हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो जो आंसर आए वो फाइनल आंसर आना चाहिए। तो वही आंसर फाइनल आया, यानी आंसर 0 इक्वल टू 0 है ना, ये फाइनल आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज डिफाइंड एट 0 0। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड जो स्टेप है वो है कि फाइंडिंग लिमिट, यानी फंक्शन जो भी गिवन है उसकी लिमिट। अच्छा, लिमिट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0। अच्छा, इस एरो का मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं है, यानी एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 मींस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0। और हमारे पास फंक्शन की फॉर्म गिवन है ऊपर, अगर एक्स वाई 0 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन को हम डायरेक्टली इस फंक्शन के इक्वल पुट कर सकते हैं, टू एक्स टू एक्स वाई, ये sorry, ऊपर लिखा हुआ है 2xy। तो अब डायरेक्टली लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन जो यहाँ पर होगा इस केस में वो ये वाला चूज कर लेंगे जो ऊपर की बनता। अब अगेन y इक्वल टू आप mx चूज कर लें, और बाकी वर्किंग वही है। अब mx पुट करेंगे तो हाँ, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऊपर x जब कॉमन लिया, नीचे x कॉमन लिया तो x का खत्म ही हो गया, यानी कि जिसकी लिमिट पुट करनी थी वो अब इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर इन्वॉल्व है m। m जो है वो वेरिएबल फॉर्म है, m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। m की एक वैल्यू नहीं फिक्स नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कोई पैरामीटर है। अच्छा, जब आप लिमिट किसी फंक्शन की फाइंड करें ना, और आंसर आना चाहिए एक यूनिक नंबर,
लेकिन m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस लिमिट का आंसर डिफरेंट आएगा। इसका मतलब है ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। यही चीज हम नीचे लिखेंगे। जी बेटा, ये लिमिट का आंसर आ गया, विच मीन्स दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज डिफरेंट। इट मीन्स लिमिट इज नॉट यूनिक। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब है कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी सेकंड कंडीशन ये बोली थी ना कि पहली कंडीशन में मैंने बताया कि फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, सेकंड कंडीशन में लिमिट का जो आंसर है वो फाइनाइट आना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब इसका फाइनाइट आंसर आए। ठीक है, फाइनाइट एक यूनिक आंसर है, लेकिन हमने चूंकि यहाँ देखा कि इसका यूनिक आंसर नहीं है, डिफरेंट m की वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर्स होंगे, तो फंक्शन लिमिट इज नॉट डिफाइंड, हेंस हम आगे नहीं चलेंगे, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर ये डिफाइंड होती, इसकी वैल्यू कोई एक फिक्स होती, तो फिर हमने वो थर्ड पॉइंट पे आना था। अच्छा, अब ऊपर वाले जो एग्जांपल्स है ना, उसमें हमने देखा कि कंबाइन पावर, ऊपर वालों की कंबाइन पावर थी मैक्सिमम 2। अब यहाँ इस क्वेश्चन में x और y की मैक्सिमम पावर आ रही है 4, यानी 4 या 3 वाली वैल्यू आ रही है, या 2, यानी मैक्सिमम कितना आंसर आ रहा है 4। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, तो इसकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमने पहली वाली ऑप्शन ऑप्ट की कि लेट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 थ्रू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। ये y इक्वल टू एम एक्स तब आपने पुट करना है जब आपके पास हाईएस्ट पावर 2 आ रही हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म में हमने y की वैल्यू पुट की है ना, y इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, अगर सपोज करें कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 आ गई है, यहाँ पर 2 आ रही है, यानी मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी, तो उस केस में हमने स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करना। स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करना, बल्कि हम ये सपोज करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला के थ्रू इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। अब ये वाली पैराबोला जो है ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है जी। अब या तो ये वाली ऑप्शन है, या फिर हमारे पास होगी ऑप्शन ये वाली कि ये लो पॉइंट इस पैराबोला के थ्रू इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। अब इस पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हमने कब ये वाली पैराबोला यूज करनी है और कब ये वाली पैराबोला यूज करनी है, ये पढ़ना है। ये वही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये 3 ही ऑप्शंस हैं आपकी बुक में जो हमने डिस्कस करनी है, बाकी नहीं डिस्कस करनी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा कि y इक्वल टू एम एक्स हमने कब पुट करना है, जब एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 आ रही हो वेरिएबल्स की, कंबाइन या अलग अलग। अगर हाईएस्ट पावर जैसे y की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y स्क्वायर में पुट कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू में y स्क्वायर इन्वॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ से भी y4 आ जाए, यहाँ पर भी y4 है, तो y4 कॉमन आके ऊपर से कैंसिल करता है। अगर आपके पास x की पावर 4 होती है, यहाँ x की पावर 4 होती है, y की पावर 2 होती, तो आपने यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी थी x स्क्वायर में, ताकि x की पावर 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाए और आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यही कंसेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस एग्जांपल में। जी बेटा, अब यहाँ देखें, ये एग्जांपल है, इसमें 2x स्क्वायर वाई और x की पावर हाईएस्ट है 4। इसकी हमने देखना है कि शो दैट दिस फंक्शन हैज नो लिमिट एज दिस अपन एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0। तो लिमिट फाइंड करने के लिए देखें, हम x की पावर हाईएस्ट 4 है ना, तो मतलब है हम सपोज करेंगे ये पॉइंट अप्रोच कर रहा है ओरिजिन को थ्रू दिस पैराबोला। अगर यहाँ पर x की पावर 4 की जगह y की पावर 4 होती, तो हमने पैराबोला दूसरा यूज करना था, y स्क्वायर वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ हाई एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है, तो हम पैराबोला यूज करेंगे जो कि ओपन है अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, यानी ये पैराबोला की फॉर्म्स आप याद दोबारा कर लें जो मैंने डिस्कस की थी लास्ट में भी। पैराबोलास की 4 इक्वेशंस हैं जो बेसिकली पॉसिबल होती हैं। एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मींस वर्टेक्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस वर्टेक्स से या तो ये राइट मूव करेगा या फिर लेफ्ट। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने का ये भी तरीका है कि y का स्क्वायर है, यानी कि x की पावर 1 का मतलब है एक x की वैल्यू की corresponding 2 y की वैल्यूज।
ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैराबोला है वो वर्टेक्स से मूव अपवर्ड कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है। यानी कि y की पावर 1 मीन्स कि y की एक वैल्यू, x की पावर 2 का मतलब है x की दो वैल्यूज। तो इसलिए ये पैराबोला की फॉर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम आगे देखते हैं कि किस तरह डील करना है इन क्वेश्चंस को। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें x की पावर 4 है, इसका मतलब है x की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला जो अपवर्ड ओपन होता है। अगर y का स्क्वायर होता तो हमने y स्क्वायर वाला पैराबोला मीन्स के जो ओपन होता है राइट साइड पे, वो यूज करना है। तो यही इसी सेंस में हम यहाँ लिखेंगे कि सपोज एक्स वाई अप्रोचेस टू पॉइंट जीरो जीरो थ्रू दी पैराबोला वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a लिख दें, लेकिन बेहतर है कि आप के या m लिख दें। यानी कि आप y की वैल्यू यूज करें इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब y की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पुट करेंगे, नीचे भी पुट करेंगे, तो देखिएगा कि एक तो x4 ऑलरेडी था और बाकी ये वैल्यू पुट करने से x4 एक और आ गया, नीचे से कॉमन ऊपर से कॉमन, तो आपके पास लिमिट की फाइनल फॉर्म ये वाली आ गई। अब यहाँ पर भी बाय चांस x खत्म हो गया और k की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस लिमिट का आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द k, value of the limit is also different, which means limit is not unique, hence the limit of the function does not exist. तो ये फर्दर क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 1412 के, वो हैं फर्स्ट 30। जो ऊपर वाले क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स कोई है ना, उन एग्जांपल्स की तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के 51 से 54 तक। ठीक है, 51 54 तो ये मैंने सॉल्व भी किया, मैंने जो क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। बाकी जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये आपको तुक्का ही करेगा। अच्छा, जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं उनमें क्या करना है आपने, वो आसान है, काफी कंपैरेटिवली काफी आसान से। तो एक्सरसाइज पे आप आए जी, बड़ा ये है जी एक्सरसाइज की 14.2 एक्सरसाइज। तो जो सबसे पहली एग्जांपल में मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म है और लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली रफली चेक करके देखें। देखें रफली हम यहाँ चेक करते हैं, एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो, यहाँ एक्स की जगह जीरो पुट करें, यहाँ जीरो पुट करें तो ऊपर 5 बच रहा है। नीचे भी अगर आप एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो पुट करें तो आपके पास 2 बच रहा है। इसका मतलब है ये जीरो बाय जीरो नहीं फॉर्म आ रही, ऊपर भी फाइनल नंबर आ रहा है, नीचे भी फाइनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब है डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज बस आपने पुट करनी है, यहाँ पे भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ, सारों में ऐसे करना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली एक्स और वाई की जो लिमिट्स हैं वो पुट करें और आंसर फाइंड हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये वाले, देखें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द लिमिट्स बाय रीराइटिंग द फ्रैक्शंस फर्स्ट। यानी कि पहले आपने फैक्टर्स बनाने हैं। यानी ऊपर वाले की फॉर्म अगर आप देखें, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें और वाई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा आंसर 0, नीचे भी 0, तो 0 वो 0 वाली फॉर्म बन रही है ना। इसका मतलब है आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने पहले सिंप्लीफाई करना है या फैक्टर्स बनाने हैं। ऊपर वाले के फैक्टर्स बनाए हैं, उनमें से एक फैक्टर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, बाद में फिर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह यहाँ फैक्टर्स, यहाँ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स, यहाँ पर भी फैक्टर्स, तो ये सारों में फैक्टर्स ही बनेंगे। ट्राई करिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं होता तो फिर हम ये ड्यूरिंग जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आगे हैं, ये वाली फॉर्म में, ये वाले शुरू वाले क्वेश्चंस की तरह डायरेक्टली p का मतलब है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4 पुट करें डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इसके आंसर्स हैं। और जी बेटा, अब ये देखें कि इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स क्या है। एट व्हाट पॉइंट्स इन द प्लेन आर द फंक्शंस कंटिन्यूअस। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप सिर्फ वो चेक कर लें पॉइंट जहां पर ये कंटिन्यूस नहीं है। जैसे आप ये देखें कि सिंपल सी फॉर्म ये वाली बी पार्ट, अगर आप एक्स और वाई दोनों को जीरो जीरो पुट कर देंगे ना, यानी कि प्लेन में अगर आप ओरिजिन चूज करते हैं तो लॉग ऑफ जीरो होता है अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है जीरो जीरो यानी ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है ओरिजिन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफाइंड भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। तो आपने इसका सिंपल सा आंसर देना है कि बी पार्ट इज नॉट डिफाइंड एट ओरिजिन, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट ओरिजिन, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल द अदर वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट ओरिजिन।
इसी तरह की ये सारी वर्डिंग्स आप इसकी कर सकते हैं। तो ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये आप 30 तक, फर्स्ट 30 और 51 से लेकर 54 तक जो मैंने वो नोट्स में मेंशन किया था वो आप देख लीजिएगा। तो ये है कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज जो फर्स्ट 30 और 51 से लेकर आई थिंक कि आप 54 तक ही कर लें, काफ़ी है। इसमें फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। 51 से 54 और फर्स्ट 30। तो ये है जी कंटिन्यूटी इन द फंक्शंस विद मोर वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अब ये हमारा काम खत्म हो गया इस एक्सरसाइज का। बाकी नेक्स्ट हम जब करेंगे तो वो होगा काम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर तक। अल्लाह हाफ़िज़।